हेलो स्टूडेंट्स, पेरेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, दिस साइड योर होस्ट एंड दोस्त सी रोमिल जान। और आज का वीडियो जो स्टूडेंट्स में लेकर आ रहा हूँ वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है जो कल अनाउंस हुई थी, दैट इज ऑन 29 जुलाई, उसके ऊपर मैं पूरा ये वीडियो लेकर आ रहा हूँ। और इस पूरे वीडियो के अंदर मैं आपको ये समझाऊंगा कि एजुकेशन पॉलिसी का क्या मेन कंटेंट है हमारी लाइफ पे। जो सारे पर्सन, वेदर यू आर अ टीचर, वेदर यू आर अ पेरेंट और वेदर यू आर अ स्टूडेंट, जो एजुकेशन सिस्टम से जुड़े हैं, उनकी सबकी लाइफ पे इस एजुकेशन पॉलिसी का क्या इंपैक्ट आएगा, एजुकेशन पॉलिसी क्यों आई, एजुकेशन पॉलिसी का क्या बेस था, हमारे स्कूल लेवल एजुकेशन पे क्या इंपैक्ट आएगा, कॉलेज लेवल एजुकेशन पे क्या इंपैक्ट आएगा। तो स्टूडेंट स्टे ट्यून्ड विद दिस वीडियो, आपको ईच एंड एवरीथिंग मैं क्रिस्टल क्लियर समझाने वाला हूं इस वीडियो के अंदर, ठीक है ना। नाउ तो स्टूडेंट हम लोग बात करते हैं सबसे पहले कि एजुकेशन पॉलिसी आई क्यों। मैं आपको एक बहुत बेसिक बता देता हूं। इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस इन 1947, ठीक है ना। 1947 के बाद ये थर्ड एजुकेशन पॉलिसी है विच इज अनाउंस अंडर द प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफ नरेंद्र मोदी जी। 1968 में इंडिया की पहली एजुकेशन पॉलिसी आई थी अंडर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ श्रीमती इंदिरा गांधी। उसके बाद 1986 में एक नई एजुकेशन पॉलिसी आई थी अंडर द प्राइम मिनिस्टर श्री राजीव गांधी। उसके बाद आफ्टर 34 ईयर्स के बाद 2020 के अंदर जो नई पॉलिसी आई है जिसको कल कैबिनेट ने मंजूर कर दिया है और मोस्ट प्रोबेबली पार्लियामेंट में वंस इट पास इट विल बिकम एन एक्ट, ठीक है ना। अब स्टूडेंट यहां पर एक चीज बच्चों ध्यान रखना, 2014 के अंदर 2014 में जब एनडीए गवर्नमेंट आई थी यूपीए गवर्नमेंट को फेज आउट करके, तो एनडीए गवर्नमेंट के मैनिफेस्टो में लिखा था कि इनको नई एजुकेशन पॉलिसी लानी है एंड दे नीड टू रिफॉर्म द एजुकेशन सिस्टम ऑफ इंडिया। अब एजुकेशन सिस्टम को रिफॉर्म करने के लिए इन लोगों ने क्या किया था, गवर्नमेंट हैज अपॉइंटेड अ कमिटी इन 2015 में कमिटी बनाई थी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ TSR सुब्रमण्यम, ठीक है ना। 2015 में कमिटी बनाई, 5 मेंबर कमिटी थी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ TSR सुब्रमण्यम। उस कमिटी ने अपने रिकमेंडेशन इनिशियल ईयर 2016 में दिया था, लेकिन वो देने के बाद गवर्नमेंट को थोड़ा फीजिबल नहीं लगा और उस कमिटी को रिजेक्ट कर दिया। उसके बाद गवर्नमेंट ने 2016 में एक और नई कमिटी बनाई अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ के कस्तूरी रंजन, जिसने अगेन 5 मेंबर कमिटी थी और जिसने पूरा रिकमेंडेशन अपना गवर्नमेंट को सबमिट किया था ऑन 31 मई 2019। गवर्नमेंट ने सारी चीजों को इवैल्यूएट करके कल मतलब 29 जुलाई 2020 को उस प्रपोजल को अप्रूव कर दिया और दैट हैज बिकम अ न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। मतलब अब जो फ्यूचर जनरेशन है उसको न्यू एजुकेशन पॉलिसी फॉलो करना है। क्या एजुकेशन पॉलिसी है, क्यों एजुकेशन पॉलिसी की नीड थी, तो स्टूडेंट एक बहुत बेसिक चीज समझो। हम लोग अपना इंडिया का एजुकेशन सिस्टम ऐसा देखते थे कि कोई बच्चे के 97% आ रहे हैं, कोई 98% आ रहे हैं, 95% आ रहे हैं, उसके बाद भी उसको अपने मन चाहे कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलता है। और इसको लेकर के काफी बार बच्चे डिप्रेस होते हैं या फिर बच्चे बहुत सी बार रट्टाफिकेशन के थ्रू पास होते हैं। आप लोग ध्यान है, अपन लोग जब मैं अपनी स्कूलिंग की बात कर रहा हूं, जब हम लोग स्कूल में पढ़ते थे तो हम लोग स्कूल में पढ़ते थे तो बहुत सी बार पता है हम इंग्लिश का लेटर लिखते थे और लेटर के अंदर बहुत सी बार हम लोग योर्स ओबीडियंटली एंड में लिखना भूल जाते थे। हमको हमेशा डर रहता था कि यार अगर मैं ये रट के जाऊंगा और उस टाइम मेरे को याद नहीं आया तो मेरे मार्क्स कम आएंगे। तो अब मैं अगर योर्स ओबीडियंटली लिखना भूल जाता था, मेरे मार्क्स कम हो जाते थे। मेरे रिपोर्ट कार्ड जो मेरी प्रोग्रेस रिपोर्ट थी उस पर अगेन एक मेरे को रेड मार्क दिख जाता था कि हाँ मेरा इस सब्जेक्ट में नंबर कम आया है। और क्यों? क्योंकि मैं रट्टाफिकेशन उस दिन भूल गया था। तो उस सिस्टम को बदलने के लिए गवर्नमेंट ने एक न्यू एजुकेशन पॉलिसी अनाउंस की है कि अगर आपके भले ही 90-95% है तो भी अब जो फोकस होगा स्किल डेवलपमेंट पे फोकस होगा, साथ साथ में एकेडमिक के साथ में। मतलब आप सिर्फ ऐसा नहीं करोगे कि आप रट्टाफाई कर रहे हो और रट रट के आप पास हो रहे हो एंड यू आर गेटिंग गुड मार्क्स, गुड परसेंटेज। तो अब क्या होता था, जैसे मैं आपको एक बात बताता हूं, बहुत सी बार हम लोग देखते हैं बच्चे इंजीनियरिंग करते हैं, ठीक है ना। ये एक बहुत क्रूअल फैक्ट है। इंजीनियरिंग करते हैं, बी करा, 11th-12th में अच्छा परसेंटेज आया, साइंस से इंजीनियरिंग करा, बी करा, बीटेक कुछ भी करा, एमबीए करते हैं, एमबीए में फिर से फाइनेंस पढ़ते हैं और फाइनेंस में वो वापस प्रॉब्लम्स आती है उनको अकाउंटेंसी में क्योंकि पढ़ाई नहीं है। तो इन सारे सिस्टम को चेंज करने के लिए गवर्नमेंट ने अनाउंस करी न्यू एजुकेशन पॉलिसी। अब होगा क्या, अगर हमारे शिक्षा के क्षेत्र में बदलाव होगा, अगर एजुकेशन सिस्टम बदलेगा तो ऑब्वियसली बात है जो फ्यूचर ऑफ इंडिया है, फ्यूचर ऑफ इंडिया मतलब जैसे सारे स्टूडेंट जो आने वाले इंडिया के हैं, अगर एजुकेशन सिस्टम रूट से बदल जाएगा तो डेफिनेट सी बात है हमारा फ्यूचर बहुत ब्राइट है। और अब फोकस स्किल डेवलपमेंट पे होगा एकेडमिक के साथ साथ। मतलब अगर कोई स्टूडेंट जैसा फ्लेक्सिबिलिटी चाहे वो कर सकता है। तो एजुकेशन पॉलिसी हैव चेंज फ्रॉम बॉटम टू टॉप।
मतलब नर्सरी लेवल से बच्चे के लेकर के जो टॉप कॉलेज लेवल तक बच्चा पास कर रहा है, एवरीवेयर एजुकेशन सिस्टम हैज बीन चेंज। भले वो फिर स्टेट बोर्ड हो, भले वो सीबीएसई बोर्ड हो, भले वो आईसीएसई बोर्ड हो या कोई भी बोर्ड हो, अगर इंडिया में प्रिवेल कर रहा है तो इट हैज टू बी अबाउट बाय एजुकेशन पॉलिसी। अब इस वीडियो को स्टूडेंट्स हम लोग 3 पार्ट में समझेंगे। पहला पार्ट तो मैंने आपको अभी बताया कि एजुकेशन पॉलिसी की नीड क्या थी। दूसरा पार्ट जो है वो कि इस एजुकेशन पॉलिसी का स्कूल लेवल पे क्या इंपैक्ट आएगा, और थर्ड पार्ट ये है कि इस एजुकेशन पॉलिसी का हमारे जो कॉलेज है उन कॉलेज लेवल पे क्या इंपैक्ट आने वाला है। तो स्टूडेंट स्टे ट्यून विद मी इन वीडियो। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि इस एजुकेशन पॉलिसी का स्कूल लेवल पे क्या इंपैक्ट आएगा। नाउ तो अब अगर हम लोग बात करते हैं स्कूल एजुकेशन सिस्टम में क्या रिफॉर्म्स है, ये वाले पार्ट में मैं आपको स्कूल एजुकेशन रिफॉर्म बताने वाला हूं। सारे रिफॉर्म में डिटेल में 1 बाय 1 समझाऊंगा, ठीक है ना। अब स्कूल एजुकेशन सिस्टम में क्या रिफॉर्म है, तो मैंने टाइटल वही दिया, रिफॉर्म्स इन स्कूल एजुकेशन सिस्टम अंडर न्यू एजुकेशन पॉलिसी, ठीक है ना। अब क्या रिफॉर्म्स है स्कूल एजुकेशन सिस्टम में। पहला बहुत इंपॉर्टेंट रिफॉर्म है, कंप्यूटर कोडिंग विल स्टार्ट फ्रॉम क्लास 6। अब आज की तारीख में ये सबको आइडिया है, पेरेंट्स को, और लॉकडाउन के अंदर भी आइडिया लग गया कि ऑनलाइन सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो इंडिया का फ्यूचर होने वाला है। कोडिंग सिस्टम क्या होता है, आज जैसे हमको पता है ऐप डिजाइन करना, ठीक है ना, जो चाइना के अंदर बच्चे अभी सीखते हैं, मतलब 6-7 क्लास में बच्चे सीखते हैं, वो फॉरेन सिस्टम यहाँ पे अडेप्ट करने वाले। ऐप डेवलप करना, वेबसाइट डेवलप करना, ऐप के अंदर काम करना, ऐप को कैसे मॉडिफाई करना है, क्या नई टेक्नोलॉजी है, तो एंटायर कंप्यूटर कोडिंग द स्टूडेंट्स विल बी लर्निंग फ्रॉम क्लास 6। ये एक बहुत बड़ा रिफॉर्म है, जो अभी तक बच्चे कॉलेज लेवल पे जाके सीखते थे वो अब सीखेंगे क्लास 6 से, ठीक है ना। अगला इंपॉर्टेंट रिफॉर्म यह है कि 10+2 सिस्टम विल बी रिप्लेस्ड बाय 5+3+3+4। अब 10+2 सिस्टम क्या होता था, अभी तक होता क्या था, 10 तक बच्चे सेम सब्जेक्ट पढ़ते थे। जैसे कोई बच्चे ने अगर प्री प्राइमरी, एलकेजी और अगर नर्सरी, एलकेजी और यूकेजी पढ़ा है, उसके बाद फर्स्ट क्लास से लेकर के 10th क्लास तक उसके लगभग सारे सब्जेक्ट सेम होते थे। अब और लास्ट जो सेकंड होता था 11th और 12th, उसमें 11th में वो स्ट्रीम चूज करता था और फिर 12th में उसका बोर्ड का एग्जाम फाइट करता था। अब सिस्टम क्या कर दिया है, 5+3+3+4। अब इस 5+3+3+4 को समझते हैं। जो 10+2 सिस्टम था, 10 को सेकेंडरी कहते थे फ्रॉम नर्सरी टू क्लास 10th, और सेकंड को हम लोग जो 2 होता था उसको 11-12 कहते हैं, दैट इज सीनियर सेकेंडरी। अब अगर मैं बात करता हूं जो 5+3+3+4 है, उसमें क्या है, जो 5 है, दैट इज जो 5 है, जो फर्स्ट आपका प्ले ग्रुप से लेकर स्टूडेंट जब बॉटम में प्ले ग्रुप में स्कूल में एंटर करता है, प्ले ग्रुप, नर्सरी, यूकेजी, नर्सरी को एलकेजी भी कहा जाता है, तो प्ले ग्रुप, एलकेजी और यूकेजी, और फर्स्ट और सेकंड, वो पहला सेगमेंट है 5, तो उसको नाम दिया है फाउंडेशन लेवल, जहां पे स्टूडेंट का एक बेसिक फाउंडेशन बनाया जाएगा। फिर 5+3, अगला जो 3 है, दैट इज 3rd क्लास, 4th क्लास एंड 5th क्लास, दैट वुड बी प्रिपरेटरी स्टेज, वो प्रिपरेटरी स्टेज के नाम से होगा। यहां तक स्टूडेंट चाहे तो कोई रीजनल लैंग्वेजेस भी पढ़ सकता है, मतलब जैसे होता था अभी तो इंग्लिश पढ़ता था, हिंदी पढ़ता था, बट अब ये ऑप्शन दे दिया है कि आप चाहो तो आप जिस स्टेट के अंदर लोकेटेड हो, आप अपनी रीजनल लैंग्वेज को भी प्रिपेयर कर सकते हो। अगला है 6, 7, 8, जिसको मिडिल क्लास कहा गया है, और यहां से अगेन कंप्यूटर कोडिंग स्टार्ट कर दी है। अब जो आपके बेसिक पेपर्स है, जैसे मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स हो गया, साइंस हो गया, सोशल साइंस हो गया, या इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, ये तो अभी हम करिकुलर एक्टिविटी मानते हैं। स्पोर्ट्स हो गया, योगा हो गया, या फिर आपका कोई म्यूजिक हो गया, डांस हो गया, इसको एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटी माना जाता है। लेकिन नए एजुकेशन सिस्टम में इन सबको एक ही फ्रंट लाइन पे डेवलप कर दिया है, मतलब जितना इंपॉर्टेंस आपका मैथमेटिक्स है, अगर आपका इंटरेस्ट उतना डांस में है तो उसका भी उतना ही इंपॉर्टेंस रहेगा। आपकी मार्कशीट में जितना मैथ्स का वेटेज होगा उतना ही वेटेज डांस का भी दिया जाएगा, सब्जेक्ट टू योर इंटरेस्ट। गेटिंग माय पॉइंट। और अब अगर स्टेज नंबर 4 की बात करता हूं, जो लास्ट 4 है, उसका नाम दिया सेकेंडरी स्टेज, मतलब सीनियर सेकेंडरी अब कुछ भी नहीं रहे यहां पे। तो सेकेंडरी स्टेज पे 9, 10th, 11th और 12th, मतलब यहां पर भी अगेन ये ध्यान रखना, वैसे मैं भी आगे बताने वाला हूं, स्ट्रीम वाला झंझट खत्म कर दिया है। साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स का आपस में कोई लेना देना नहीं है, मतलब अब स्ट्रीम नहीं होगी, अब स्टूडेंट क्या कर सकता है, अपने हिसाब से कॉम्बिनेशन बना सकता है। तो अगर मान लो कोई स्टूडेंट अकाउंटेंसी के साथ फिजिक्स पढ़ना चाहता है, अगर वो कॉम्बिनेशन रखना चाहता है, फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ हिस्ट्री पढ़ना चाहता है, तो ही हिमसेल्फ कैन डिसाइड इस कॉम्बिनेशन।
तो 9, 10th, 11th, 12th को सेकेंडरी स्टेज बोला गया है, जिसके अंदर बच्चे को सब्जेक्ट, अब जो सब्जेक्ट सिलेक्शन है, मतलब जो अपना सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है, ही कैन मेक राइट फ्रॉम 9th क्लास। मतलब अगर आप अकाउंटेंसी या सब्जेक्ट अभी 11th क्लास में पढ़ते थे और अकाउंटेंसी को अगर आप 9th क्लास में पढ़ना चाहते हो तो आपको परमिशन मिल जाएगी 9th क्लास में पढ़ने की। और डेवलपमेंट सिर्फ थ्योरेटिकल नहीं होगा, वहां पर डेवलपमेंट आपका प्रैक्टिकल होगा। जैसे मैं अकाउंट्स पेपर की बात करता हूं तो आपको अकाउंट्स की थ्योरी के साथ साथ टैली सिखाया जाएगा, सैप सिखाया जाएगा। इस तरह का सिस्टम कुछ गवर्नमेंट लेकर आ रही है, ठीक है ना। अब हम लोग बात करते हैं और क्या क्या रिफॉर्म्स है स्कूल एजुकेशन सिस्टम के अंदर। तो अब अगला जो इंपॉर्टेंट बदलाव है, जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, वो क्या है? अगला इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट स्ट्रीम सिस्टम। अब ये मैंने अभी आपको बताया था, स्ट्रीम सिस्टम मतलब बच्चा अपने कॉम्बिनेशन से सब्जेक्ट चूज कर सकता है राइट फ्रॉम क्लास 9th, ठीक है ना। स्ट्रीम सिस्टम में क्या था, जैसे अभी तक क्या होता था, 11th में आकर जाते थे बच्चे और एक बहुत बड़ा झटका लगता था उनको 11th में कि यार अब तो हमको साइंस लेना है और साइंस इतना टफ हो रहा है, 11th में ले लिया, पता ही नहीं चल रहा 12th में कैसे कैरी ऑन करें। कॉमर्स ले लिया, कॉमर्स कैरी नहीं कर पा रहे। अब 9th क्लास से देयर इज नो, मतलब 11th क्लास का तो लफड़ा ही खत्म कर दिया कि साइंस कॉमर्स आर्ट्स के बीच में कोई डिवीजन नहीं है। और 9th क्लास के अंदर से बच्चे को ऑप्शन दे दिया कि ही कैन चूज अलोंग विद हिज ओन कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट। अगर मेरे को इच्छा है, मैंने अभी आपको बताया था, मेरे को इच्छा है फिजिक्स के साथ मैं हिस्ट्री पढूं, मेरे को इच्छा है केमिस्ट्री के साथ मैं अकाउंटेंसी पढूं, मेरे को इच्छा है मैथ्स के साथ में मैं ज्योग्राफी पढूं, तो आई कैन फ्रेम माई ओन सेट ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट। अब कैसे वो कॉम्बिनेशन होगा उसका अभी पूरा नोटिफिकेशन आना बाकी है। मतलब होगा क्या, बेसिकली देयर विल बी द पूल ऑफ सब्जेक्ट, कुछ पूल ऑफ सब्जेक्ट होंगे जहां से बच्चा खुद अपने हिसाब से वो चॉइस कर सकता है, ठीक है ना। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्ट्रीम सिस्टम, साइंस कॉमर्स और आर्ट्स स्ट्रीम को बिल्कुल फेज आउट कर चुके हैं। फिर नेक्स्ट बोर्ड एग्जाम। अब बोर्ड एग्जाम स्टूडेंट्स का एक बहुत बड़ा प्रेशर होता था नॉर्मली, मतलब बच्चे अपने आप को ऐसा लगता था जैसे बोर्ड एग्जाम आ रहा है तो प्रेशर कुकर की तरह प्रेशर होता था बच्चों के ऊपर कि बोर्ड एग्जाम आ रहे हैं, फरवरी मार्च के अंदर जिसने बहुत अच्छी पढ़ाई करी, मार्च में अच्छा रिजल्ट आया, उसको उसके हिसाब से कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा। और कोई बच्चा ऐसा है जो फरवरी मार्च में नहीं पढ़ पाया और पूरे साल पढ़ा तो उसके रिजल्ट कम आया, उसको उसके मुताबिक एडमिशन नहीं मिलता। बोर्ड एग्जाम को लेकर के एक बहुत बड़ा रिफॉर्म लेकर आए। पहला रिफॉर्म तो है कि 10th बोर्ड खत्म करने जा रहे हैं। अब देयर वुड बी नो बोर्ड इन क्लास 10th का बोर्ड लगभग खत्म होने वाला है। कैसे क्या होगा उसका रिप्लेसमेंट, ये अभी तक हमको अभी तक पता नहीं है, वो अब देखो आगे जो नोटिफिकेशन आएगा उसमें पता चलेगा। अगला ये बताया जो 12th क्लास का बोर्ड होगा वो सेमेस्टर सिस्टम के हिसाब से चलेगा। मतलब ये तो पूरा 9 to 12th ही चलेगा सेमेस्टर सिस्टम के हिसाब से, बट जो 12th क्लास का बोर्ड एग्जाम होगा दैट विल बी इन सेमेस्टर सिस्टम जो भी कॉलेजेस में चलता है, ठीक है ना। फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर ऐसे चलेगा, ठीक है ना। अब होगा क्या, जब आप क्लास 12th का बोर्ड एग्जाम दोगे तो फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर ये अलग अलग हो जाएगा। टेस्टिंग आपकी रट्टाफिकेशन से ज्यादा टेस्टिंग आपकी एप्लीकेशन और नॉलेज स्किल की होगी, ठीक है ना। अब क्या बताया, तो बोर्ड एग्जाम सेमेस्टर सिस्टम ट्वाइस अ ईयर, 2 बार होगा साल में, ठीक है ना। फर्स्ट सेमेस्टर ऑब्जेक्टिव होगा, जो पहला सेमेस्टर होगा दैट वुड बी ऑब्जेक्टिव और सेकंड सेमेस्टर होगा दैट वुड बी सब्जेक्टिव, ठीक है ना। तो उतना प्रेशर, मतलब बेसिकली मेन आइडिया ये कि बोर्ड का जो बच्चों को प्रेशर होता है, जो बोर्ड के कारण काफी बच्चों में हीन भावना आती है, कोई बच्चा 72% लाता है, कोई 98% लाता है, मेरे ख्याल से 98% लाके बच्चा खुश नहीं होता क्योंकि उसके आगे 98.2 वाला है। तो वो सिस्टम को खत्म करने की कोशिश करी है और बोर्ड के अंदर ज्यादा फोकस किया है रट्टाफिकेशन से उस स्किल डेवलपमेंट को, ठीक है ना। तो बोर्ड का एग्जाम साल में 2 बार कर दिया है, पहले 6 महीने एंड होने पे ऑब्जेक्टिव एग्जाम होगा और सेकंड सेमेस्टर उसका सब्जेक्टिव एग्जाम होगा पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स का, ठीक है ना। फिर एक्स्ट्रा करिकुलर विल बी द मेन सब्जेक्ट। ये तो मैंने अभी आपको बताया था, तुम्हारा मन होता है ना कि डांस करें, योगा करें, म्यूजिक करें, आर्ट्स करें, लेकिन क्या करें, एग्जाम के चक्कर में पढ़ ही नहीं पाते, जो मेन सब्जेक्ट है वह दिमाग नहीं चलता, इस चक्कर में नहीं पढ़ पाते। बट स्टूडेंट्स अब ये एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट कर दिया है, एक्स्ट्रा करिकुलर, मेरी इच्छा है डांस करो, मेरी इच्छा है मैं योगा करूं, जो इच्छा है वो करो, और उनको बिल्कुल फ्रंट लाइन सब्जेक्ट की तरह मान लिया जाएगा। तो एक्स्ट्रा करिकुलर विल बी द मेन सब्जेक्ट नाउ। एक्स्ट्रा करिकुलर जो भी आप एक्टिविटी करोगे दैट विल बी योर मेन सब्जेक्ट, ठीक है। अगला इंटर्नशिप विल बी अवेलेबल फ्रॉम क्लास 6। अब ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है, इंटर्नशिप। तुमको पता है अभी इंटर्नशिप कब होती है? अभी इंटर्नशिप होती है कोई बच्चे जब एमबीए करते हैं। इंटर्नशिप का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो मैं एग्जांपल देता हूं, अज्यूम करो जैसे मैंने सीए कंप्लीट किया, मैंने सीए के अंदर 2 लेवल पास करने के बाद आर्टिकलशिप प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करी किसी सीए के अंडर में जाकर। लेकिन स्टूडेंट्स अब तुम्हारे लिए पता है कितनी मजे की बात है, अगर तुम्हारा इंटरेस्ट है, जैसे मान लो मैंने कहा तुम्हारा इंटरेस्ट है मोबाइल की एप्लीकेशन बनाने में, अब
मोबाइल की एप्लीकेशन बनाने में इंटरेस्ट है तो 6th क्लास से देयर वुड बी 10 डेज इन अ ईयर दैट वुड बी बैगलेस। आपको बिना बैग के स्कूल जाना है और उसमें भी यू नीड टू गो टू अ पर्टिकुलर कंपनी फॉर इंटर्नशिप। आपका इंटरेस्ट है ऐप डेवलपमेंट करने का, तो अगर आपका इंटरेस्ट ऐप डेवलपमेंट करने का है ना, तो आप पर्टिकुलर उस कंपनी में जाके ट्रेनिंग करोगे जहां पर ऐप बनती है, ठीक है ना। अगर आपका इंटरेस्ट है पेंटिंग करने का, तो आप किसी पेंटर के अंदर जाकर के 10 दिन काम कर सकते हो। अगर आपका इंटरेस्ट है अकाउंटेंसी के अंदर, तो आप टैली का कोर्स किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट के अंदर 10 दिन जाकर के सीख सकते हो। तो होता क्या था, अभी जैसे ही कोई बच्चा कॉलेज लेवल पास करता था और इंटरव्यू होता था, तो बड़े स्ट्रक्चर को देख करके, बड़े सीईओ, बड़े सीएफओ को देख करके एकदम से वो बोल ही नहीं पाता था। तो इस कंसेप्ट का मेन जो फोकस है वो है कि बच्चे का प्रैक्टिकल डेवलपमेंट करना, वो कंपनी से टाइमली एक्वेंट हो, उसको जो आगे वर्क एनवायरनमेंट करना है वो 6th क्लास से स्टार्ट हो जाए। तो किया क्या है, इंटर्नशिप विल बी अवेलेबल राइट फ्रॉम क्लास 6। मतलब अगर आप 6th क्लास में हो तो आपको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कर सकते हो जिसमें आपका इंटरेस्ट है। वॉट एवर इज योर इंटरेस्ट, आप 10 दिन अपने साल के अंदर निकाल करके उसके अंदर जाके यू कैन गो फॉर अ इंटर्नशिप, ठीक है ना। और भी बहुत सारे रिफॉर्म है, तो देखते हैं अब आगे और क्या क्या रिफॉर्म्स है। अब जो अगला रिफॉर्म आया है वो है कंप्लीट बैन ऑन रॉड सिस्टम। अब ये तो पता है बहुत अच्छा रिफॉर्म है, रॉड सिस्टम, रट्टू तोता। रट्टू तोता क्या होता था, मेनी स्टूडेंट्स ऐसे थे जो साल भर पढ़ते थे और कुछ बच्चे ऐसे होते थे जो लास्ट में रट्टाफाई कर देते थे और रट रट के पास हो जाते थे, लेकिन एग्जाम में 95-97% आते थे, बट बाद में उनसे सब्जेक्ट की नॉलेज पूछो तो उनको कुछ भी नहीं आता था। तो गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू इंश्योर दैट वो रॉड सिस्टम लगभग फेज आउट हो जाए और जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उसका नॉलेज बेस्ड, एप्लीकेशन बेस्ड अंडरस्टैंडिंग बने, ठीक है ना। तो कंप्लीट बैन ऑन रॉड सिस्टम कैसे होगा, अभी आगे हमको धीरे धीरे पता लगेगा, पूरा ड्राफ्ट जब रेगुलेशन आएगा तब हमको पूरा पता लग जाएगा, ठीक है ना। बोर्ड एग्जाम लैंग्वेज लिबर्टी। अब क्या होता है पता है, पहले तो बच्चे को एक ही ऑप्शन होता है कि जैसे अगर उसने इंग्लिश मीडियम ऑप्ट किया तो इंग्लिश में एग्जाम दे सकता है, बट अब जो नया एजुकेशन पॉलिसी आया है उसमें बच्चा जिस लैंग्वेज में चाहे उस लैंग्वेज में एग्जाम दे सकता है। हाँ, लेकिन उसको पहले बताना पड़ेगा कौन सी लैंग्वेज में एग्जाम देगा। तो बोर्ड एग्जाम लैंग्वेज लिबर्टी, मेरे को अभी जो मैंने नोटिफिकेशन पढ़ा उसमें 22 लैंग्वेजेस अलाउड है, मतलब आप 22 लैंग्वेजेस के अंदर बोर्ड का एग्जाम लिख सकते हो, ठीक है ना। तो बोर्ड एग्जाम लैंग्वेज लिबर्टी। और नेक्स्ट इज मल्टी डिसिप्लिनरी। ये तो मैंने अभी आपको बताया था, मल्टी डिसिप्लिनरी मतलब मैं जैसा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चाहूं वो बना सकता हूं। अब ये क्यों नेसेसिटी था, ऐसा क्यों होना था और ये फेज आउट क्यों किया। आप स्टूडेंट एक बहुत बेसिक चीज समझो, मैं काफी बार ऐसा देखता हूं बच्चे इंजीनियरिंग करते हैं, बीटेक के अंदर जबरदस्त तरीके से फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स को अच्छे से रट्टाफाई कर करके पास होते हैं और बाद में एमबीए भी करते हैं। एमबीए करके बहुत सारे बच्चे फाइनेंस करते हैं एमबीए के अंदर और वहां जाके अकाउंटेंसी पढ़ते हैं। अब उसको अकाउंटेंसी एमबीए के अंदर रियलाइज होता है कि मैं अकाउंटेंसी वो पढ़ रहा हूं जो 11th क्लास में मेरे को पढ़ना था, क्योंकि जॉब के अंदर आगे एमबीए किया तो अगर जॉब में जाऊंगा तो मेरे अकाउंटेंसी की जरूरत भी है और कई इंजीनियरिंग की जरूरत भी है। तो गवर्नमेंट ने क्या सोचा, गवर्नमेंट ने सोचा 360 डिग्री डेवलपमेंट हो चाइल्ड का, मतलब द सब्जेक्ट विच ही वांट ही कैन सेलेक्ट दोज कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट, ताकि वो अकाउंटेंसी में भी परफेक्ट हो, वो टेक्नोलॉजी में भी परफेक्ट हो, ठीक है ना। तो अब ये तो एक बेसिक चेंजेस है स्कूल एजुकेशन सिस्टम पे। देयर इज अगेन अ चेंज इन द मार्कशीट पैटर्न, जो आपका मार्कशीट बनेगा उसके अंदर भी एक बहुत ज्यादा चेंजेस हैं। तो हम लोग देखते हैं मार्कशीट के अंदर क्या क्या चेंज है, मार्कशीट कैसे बनेगी, वो मैं आपको पूरा बताता हूं, व्हाट आर द चेंजेस इन मार्कशीट सिस्टम। अब स्टूडेंट स्कूल एजुकेशन सिस्टम में क्या चेंज है वो तो मैंने आपको बता दिया। अब एक जो मेजर चेंज है दैट इज इन द रिपोर्ट कार्ड। रिपोर्ट कार्ड आपको अभी तक क्या होता है, अभी तक जो आपको रिपोर्ट कार्ड मिलती है वो आपके एकेडमिक सब्जेक्ट के हिसाब से मिलती है और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में आपको ए ग्रेड्स, बी ग्रेड्स ऐसे मिल जाती है। अब यहां पर गवर्नमेंट ने एक बहुत मेजर चेंज किया है, रिपोर्ट कार्ड आपको एवरी क्लास की तो मिलेगी, बट व्हेन यू विल कंप्लीट योर एंटायर स्कूलिंग आपको एक पूरा आपका प्रोफाइल मिल जाएगा। जैसे हम लोग फेसबुक पे प्रोफाइल बनाते हैं, अपना लाइक्स डिसलाइक सारी चीजें मेंशन करते हैं, वैसे ही आपको व्हेन यू विल कंप्लीट योर एंटायर स्कूलिंग आपको एक पूरा आपका अप टू फ्रॉम बॉटम टिल योर एंड आपका क्या लाइक्स है, आपका क्या डिसलाइक है, आपने क्या क्या अपने पूरे इस स्कूल एजुकेशन में किया, एक कंसोलिडेटेड मार्कशीट मिलेगी आपको। अब रिपोर्ट कार्ड में क्या चेंज है, तो रिपोर्ट कार्ड में अब जो आपको हर साल रिपोर्ट कार्ड मिलती है ना, उसमें भी कुछ कुछ चेंजेस करे गए। उसमें चेंजेस क्या क्या करे गए, हम लोगों ने एक तो देखा है काफी बार बच्चे ऐसे होते हैं जो सोशली एक्टिव नहीं होते हैं, वो एकेडमिक पार्ट पे तो बहुत स्ट्रांग होते हैं बट सोशली एक्टिव नहीं होते हैं, वो बोल नहीं पाते हैं। आज जैसे मान लो कोई बच्चा डिबेट अच्छा नहीं बोल सकता बट वो एकेडमिक पार्ट पे बहुत अच्छा है,
तो प्रैक्टिकल नॉलेज को डेवलप करने के लिए अब यहां पर यह किया है कि अगर 360 डिग्री असेसमेंट होगा बच्चे का, और जो रिपोर्ट कार्ड होगी दैट विल बी बेस्ड ऑन दैट 360 डिग्री असेसमेंट। तो पहले हम देख लेते हैं उसमें कैसे कैसे रिपोर्ट कार्ड मिलेगी। तो ध्यान देना आप लोग इस तरफ, बिग रोल ऑफ स्टूडेंट बिहेवियर एंड डिसिप्लिन। अब ये एक बहुत बड़ा रोल है। हम लोगों ने काफी बार देखा ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जो बहुत नोटोरियस होते हैं, बहुत मिस्टीवियस होते हैं, बहुत इनडिसिप्लिन होते हैं, बट वो एग्जाम के अंदर अच्छा रट्टाफिकेशन करके अच्छे नंबर ले आते हैं। तो अब यहां पर आपको जो रैंकिंग मिलेगी वो आपका डिसिप्लिन कैसा है, आपके कलीग के साथ आप कैसे बिहेवियर कर रहे हो, आप स्कूल में कैसे जा रहे हो, वेदर यू आर प्रॉपर ड्रेस और नॉट, वेदर आपका बिहेवियर टीचर के साथ प्रॉपर है कि नहीं, ईच एंड एवरीथिंग उसके अंदर काउंट होने वाली है। अगला है एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी। अभी तक क्या होता था, हम बच्चे को बोलते थे बेटा फिजिक्स पढ़, फिजिक्स से ही नंबर मिलेंगे। बोलता था नहीं नहीं मेरा इंटरेस्ट म्यूजिक में है। हम बोलते थे नहीं नहीं बच्चा म्यूजिक मत कर, म्यूजिक से तेरे को नंबर नहीं मिलेंगे, तू डांस मत कर, तू पहले पढ़ाई पे ध्यान दे। अब यहां पर यह बोला है कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, मैंने पहले ही बता दिया था वो फ्रंट लाइन पेपर्स होने वाले हैं, तो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी को भी उतना ही वेटेज मिलने वाला है जितना मेरा फिजिक्स का वेटेज है। मेरी जो इच्छा है मैं वो पेपर बहुत अच्छे से अपना स्किल डेवलपमेंट करूं। एक स्पेशलाइजेशन यू आर अलाउड टू डू। तो अब यहां पर बोला है कि आपका फोकस एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज पे भी होना नेसेसिटी है। आप सिर्फ ऐसा नहीं कह सकते मैंने पढ़ करके मेरी मार्कशीट बहुत अच्छी हो जाएगी, आपको साथ साथ में एक ना एक एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी अपना डेवलप करना ही है। अ वेरी गुड स्टेप फॉर रिफॉर्मिंग द एजुकेशन। नेक्स्ट है साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट, बच्चा क्या सोचता है, उसकी मेंटल एबिलिटी कैसी है, वो भी एक पॉइंट रहेगा आपकी मार्कशीट के अंदर, रैंकिंग सिस्टम के अंदर, ठीक है ना। अब इनको कैसे डिटेल में होगा ये तो अभी डिटेल गाइडलाइन आएगी तो हमको और अच्छे से आइडिया लग जाएगा, ठीक है ना। 360 डिग्री असेसमेंट कैसे होगा, तो पहला है स्टूडेंट गिव्स पॉइंट्स टू देमसेल्फ। अब स्टूडेंट को खुद को अलाउड होगा कि वो खुद अपने आप को पॉइंट्स दे। मान लो ऐसा बोला कि 10 में से आप खुद अपने आप को रैंक करो, आप कहां स्टैंड करते हो। दैट विल बी ऑन द बेसिस ऑफ द स्टूडेंट खुद अपने आप का इवैल्यूएशन करेगा, मैं कहां स्टैंड करता हूं। अगला फेलो स्टूडेंट ऑल्सो गिव पॉइंट्स टू अदर। अब पता है ये क्या होगा, इससे बच्चा सोशली इंटरेक्टिव बनेगा, वो अपने दोस्तों से बात करेगा, वो अलग अलग जिन लोगों से बात नहीं कर पाता है। काफी बार बच्चों को ऐसी प्रॉब्लम आती है कि वो कुछ स्टूडेंट से इंटरेक्ट नहीं कर पाते, तो फेलो स्टूडेंट मतलब आपका जो फ्रेंड है वो आपको मार्क्स देगा। तो अगर आप पढ़ाई में अच्छे हो बट आप किसी से बात नहीं कर पाते हो तो वहां आपकी नेगेटिव रैंकिंग हो जाएगी। तो आपका जो दोस्त है वो आपको मार्क्स देगा और आप अपने फ्रेंड्स को मार्क्स दोगे, तो इससे क्या होगा, आपका इंटरेक्शन बढ़ेगा, आप नॉलेज एक्सचेंज कर पाओगे, आप समझोगे कि आप उससे गिव एंड टेक होगा, आपका गिव एंड टेक उसको होगा। तो ये अगेन एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट है जो नई एजुकेशन पॉलिसी के अंदर आया है। नेक्स्ट, ऑल द टीचर विल गिव पॉइंट टू स्टूडेंट, और टीचर इन सारे पॉइंट्स के हिसाब से टीचर अपना एक ओवरऑल इवैल्यूएशन करके बच्चों को पॉइंट्स देगा। तो ये एक मार्कशीट का बहुत अच्छा सिस्टम बोर्ड नई एजुकेशन पॉलिसी में आया है। तो अभी तक जो हमने समझा था दैट वाज द एंटायर रिफॉर्म्स इन स्कूल एजुकेशन। जैसे ही उसके ऊपर वापस नया नोटिफिकेशन आएगा मैं वापस वीडियो लेकर आऊंगा। अब हम लोग समझ लेते हैं हायर एजुकेशन सिस्टम, मतलब जो कॉलेजेस लेवल है उस पर क्या क्या डेवलपमेंट किया है, तो वो अब हम लोग आगे वाले पार्ट में समझ लेते हैं वीडियो के अंदर। तो अब स्टूडेंट्स हम लोग बात करते हैं कॉलेज लेवल पे क्या क्या रिफॉर्म्स हुए इस एजुकेशन पॉलिसी के अंदर। कॉलेज लेवल के अंदर भी इस एजुकेशन पॉलिसी ने बहुत ज्यादा रिफॉर्म किए हैं, और मेनली ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे, ठीक है ना। मतलब अगर आप अभी क्लास 12th में और 12th क्लास पास करके अगले साल कॉलेज में जाने वाले हो तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छे रिफॉर्म्स हैं। और वो रिफॉर्म्स क्या है, उसमें सबसे बड़ा जो पहला पॉइंट है दैट इज ऑनलाइन क्रेडिट अकाउंट विल बी क्रिएटेड। अब जैसे डिजी लॉकर अकाउंट होता है ना, जिसमें मैं कब जब चाहूं कुछ मैं डिपॉजिट कर सकता हूं, या मेरा बैंक अकाउंट होता है जिसमें मैं डिपॉजिट कर सकता हूं, उसी तरह व्हेन यू विल बी एंटरिंग इनटू द कॉलेज आपका एक ऑनलाइन क्रेडिट अकाउंट बनेगा जिसमें आपका एजुकेशन का सारा रिकॉर्ड मेंटेन होगा, ठीक है ना। और दैट विल बी ऑलवेज यूज जब भी आप कोई जॉब के अंदर जाएंगे। मतलब आपका जो एजुकेशन आपने क्या लेवल अटेंड किया वो उस ऑनलाइन क्रेडिट अकाउंट के थ्रू चेक होगा, ठीक है ना। फिर उसके बाद मल्टीपल एंट्री एग्जिट विद क्रेडिट ट्रांसफर। अब ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, मल्टीपल एंट्री एग्जिट विद क्रेडिट ट्रांसफर। अभी क्या होता था, जैसे मान लो मैंने बीकॉम ज्वाइन किया, या मैंने बीटेक ज्वाइन किया, मैंने फर्स्ट ईयर उसका किया और मेरे को उसके बाद लगता है मैं सेकंड ईयर नहीं कंटिन्यू कर पा रहा हूं, और सेकंड ईयर या फिर मेरे को कोई जॉब अपॉर्चुनिटी है और मैं सेकंड ईयर छोड़ना चाह रहा हूं। अब जो फर्स्ट ईयर मैंने पढ़ चुका था ना वो मेरा पूरा वेस्ट चला जाता था। नई एजुकेशन पॉलिसी में मल्टीपल एंट्री और एग्जिट दिया। मल्टीपल एंट्री मतलब आप कभी भी एंटर कर सकते हो और कभी भी एग्जिट कर सकते हो, तो आपने जो पढ़ा हुआ है वो वेस्ट नहीं होगा। अब मल्टीपल एंट्री एग्जिट होगा कैसे, और उसमें जो आपका, जैसे आपने मान लो फर्स्ट ईयर कंप्लीट कर लिया, ठीक है ना। अब आपने अज्यूम करो फर्स्ट ईयर कंप्लीट किया तो यू गेट अ सर्टिफिकेट,
और फर्स्ट ईयर आपका वेस्ट नहीं जाएगा, उसका फर्स्ट ईयर का जो पॉइंट है वो आपके क्रेडिट ट्रांसफर जो ऑनलाइन अकाउंट क्रिएट किया उसमें ट्रांसफर हो जाएंगे। अब आपको फर्स्ट ईयर आपने बीकॉम किया या आपने मान लो बीटेक किया, आपको लगता है फर्स्ट ईयर के बाद मेरे को लेट से फर्स्ट ईयर मैंने बीटेक कर लिया और अब मेरे को एलएलबी करना है, तो फर्स्ट ईयर बीटेक का आपका वेस्ट नहीं होगा। आप सेकंड ईयर जब जाओगे ना, आप डायरेक्ट एलएलबी कोर्स में जा सकते हो। तो अगर आपका फर्स्ट ईयर बाद आप ड्रॉप करते हो तो बीटेक का आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा और उसका जो आपने सर्टिफिकेट किया उसका ऑनलाइन आपका क्रेडिट ट्रांसफर पॉइंट्स मिल जाएंगे उसके आपको। वो कैसे मिलेंगे वो भी आगे हम जो नोटिफिकेशन आएगा उसके अंदर पता चलेगा, ठीक है ना। अभी तक गवर्नमेंट ने इसका डिटेल नोटिफिकेशन दिया नहीं है। सेकेंड ईयर अगर मैं कोई कोर्स कंप्लीट कर लेता हूं तो मैं डिप्लोमा कोर्स का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। अभी तक क्या होता था, मान लो मैंने बीटेक 2 साल किया और 2 साल नहीं किया, या बीकॉम मैं 2 साल किया लास्ट ईयर नहीं किया, तो मेरा डिग्री खत्म हो जाता था, वो जो 2 साल मैंने किए वो वेस्ट हो जाते थे। बट नई एजुकेशन पॉलिसी के अंदर नेवर योर स्टडीज विल बी वेस्टेड। अगर आपने 1 साल पूरा दिया है तो आपको वेस्ट नहीं होगा, आपको उसका क्रेडिट मिल जाएगा। 2 साल आपने कंप्लीट किया तो डिप्लोमा का डिग्री आपको मिल जाएगा। उसी तरह अगर आपने 3 या 4 साल कंप्लीट किए, बहुत सारे कोर्सेज होते हैं 3 साल के होते हैं और बहुत सारे कोर्सेज 4 साल के होते हैं, ठीक है ना। जैसे बीटेक होता है वो 4 साल का होता है, बीकॉम करोगे तो वो 3 साल का होगा। तो बीटेक या बीकॉम में आपको 4th ईयर के साथ डिग्री विद रिसर्च, आपको रिसर्च डिग्री उसका पूरा का पूरा मिल जाएगा, ठीक है ना। मतलब इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है हम कभी भी एंट्री कर सकते हैं और कभी भी एग्जिट कर सकते हैं उस कोर्स के अंदर। आपको लगता है फर्स्ट ईयर आपने कोई पर्टिकुलर कॉलेज से किया, आपको सेकंड ईयर में कॉलेज या यूनिवर्सिटी चेंज करना है, आप आराम से चेंज कर सकते हो। कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि नहीं आपको इसी जगह से करना पड़ेगा, ठीक है ना। और आपने जो करा उसका भी आपको क्रेडिट आपके ऑनलाइन जो आपका क्रेडिट ट्रांसफर अकाउंट है, जो ऑनलाइन आपका एजुकेशन अकाउंट बना है उसके अंदर पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे उसके। अगला पॉइंट आता है एट ईच स्टेज एकेडमिक क्रेडिट विल बी स्टोर्ड, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट टू बी यूज इन जॉब। अभी मैंने बताया था हर स्टेज पे आपका एकेडमिक क्रेडिट स्टोर्ड होगा और वो जो है दैट विल बी यूज्ड फॉर योर जॉब पर्पस। प्राइवेट एंड गवर्नमेंट कॉलेजेस विल हैव सेम सिलेबस एंड रूल्स। अब ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चेंज है। अभी क्या होता था पता है, जैसे कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज है वो खुद अपना करिकुलम रन कर रही है, गवर्नमेंट कॉलेज अपना करिकुलम रन कर रहे हैं, ठीक है ना। कोई डीम यूनिवर्सिटी वो अपना कॉलेज रन कर रही है। अब गवर्नमेंट ने स्टैंड अलोन इंस्टीट्यूट सब कुछ बंद कर दिया है। ओनली सिंगल सिस्टम, मतलब जैसे होता था ना वन टैक्स वन नेशन, उसी तरह वन एजुकेशन वन कंट्री। मतलब सब कुछ एक पर्टिकुलर सेगमेंट, मतलब एक गवर्नमेंट कंट्रोल में सारा सिस्टम रहेगा। ऑल प्राइवेट एंड गवर्नमेंट कॉलेजेस विल हैव सेम सिलेबस, सिलेबस पूरे स्टेट का, भले वो बच्चा जम्मू कश्मीर में बैठा है, भले वो बच्चा चेन्नई के अंदर बैठा है, तमिलनाडु को बच्चे को वही पढ़ना है जो जम्मू कश्मीर वाले बच्चे को पढ़ना है। तो प्राइवेट एंड गवर्नमेंट कॉलेजेस विल हैव सेम सिलेबस एंड रूल्स। एनआरएफ विल बी क्रिएटेड, दैट इज नेशनल रिसर्च फेडरेशन क्रिएट होगी। एनआरएफ मतलब नेशनल रिसर्च फेडरेशन क्रिएट होगा और वो रिसर्च करेगा कि इसको कैसे सिस्टम को सिमेट्री में लेकर आना है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिफॉर्म्स है इस हायर एजुकेशन के अंदर, अनदर इंपॉर्टेंट रिफॉर्म इज कॉमन एंट्रेंस एग्जाम फॉर ऑल यूनिवर्सिटी। अब ये एक बहुत बड़ा यूनिफॉर्म रिफॉर्म आ गया कि हर यूनिवर्सिटी का कॉमन एंट्रेंस एग्जाम होगा। अभी तक क्या होता था पता है, जैसे पुणे की यूनिवर्सिटी है सिम्बायोसिस, वो अपना एग्जाम कराती है, मुंबई की यूनिवर्सिटी अपना एग्जाम कराती है, दिल्ली यूनिवर्सिटी अपना एग्जाम कराती है। देयर वुड बी अ कॉमन एंट्रेंस एग्जाम, मतलब ऑल ओवर इंडिया की यूनिवर्सिटी का वुड बी क्लब्ड अंडर वन ऑर्गेनाइजेशन और वो ऑर्गेनाइजेशन एग्जाम कंडक्ट करेगी और उस बेसिस पे बच्चों को कॉलेज अलोकेट होंगे, ठीक है ना। तो कॉमन एंट्रेंस एग्जाम फॉर ऑल यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी अपना अलग अलग एग्जाम नहीं करा सकती है, ठीक है। नेक्स्ट, एक्सेप्ट मेडिकल एंड लीगल कॉलेजेस ऑल विल बी रेगुलेटेड बाय सिंगल बॉडी। अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मेडिकल और लीगल के अलावा, क्योंकि उनका सिस्टम थोड़ा अलग चलता है, तो मेडिकल और लीगल कॉलेजेस के अलावा सब कुछ एक सिंगल बॉडी के थ्रू रेगुलेशन होगा। वो कैसे करेंगे वो भी आगे गवर्नमेंट जब डिटेल नोटिफिकेशन लाएगी तब पता चलेगा, ठीक है ना। ऑनलाइन एजुकेशन विल बी प्रमोटेड, वैसे तो वो अभी भी प्रमोट हो ही जा रही है क्योंकि डिजिटल इंडिया मिशन आ चुका है और कोविड के बाद तो गवर्नमेंट का मेन फोकस ही ऑनलाइन सिस्टम पे है। मतलब हम लोग एज्यूम कर रहे हैं अगले 10 साल के अंदर मेन फोकस ऑनलाइन वुड बी अ मेन स्ट्रीम एज जैसा ऑफलाइन चल रहा है, ठीक है ना। तो ऑनलाइन सिस्टम को तो बहुत ज्यादा प्रमोट करना है, गवर्नमेंट का मेजर टारगेट चल रहा है, ठीक है ना। ऑल ग्रेजुएशन कोर्सेज विल हैव मेजर एंड माइनर सब्जेक्ट। अब ये वाला ध्यान रखना, जैसे सारे ग्रेजुएशन कोर्सेज, मैं बीकॉम करता हूं, अब बीकॉम में मेरे को लगता है मेजर मेरे को अकाउंट्स अच्छा लगता है, लेकिन माइनर मेरी इच्छा है मैं म्यूजिक भी सीखना चाहता हूं क्योंकि स्कूल लेवल तक मैंने वो सीखा है। तो ग्रेजुएशन लेवल पे भी रिफॉर्म कर दिया, हर ग्रेजुएशन कोर्सेज में मेजर और माइनर सब्जेक्ट होंगे। फॉर एग्जांपल कॉमर्स स्टूडेंट कैन हैव अकाउंट्स मेजर एंड म्यूजिक माइनर। एक कॉमर्स स्टूडेंट के लिए अकाउंट्स मेजर हो सकता है और म्यूजिक वो माइनर सब्जेक्ट में ले सकता है। नेक्स्ट, न्यू टीचर ट्रेनिंग बोर्ड विल बी क्रिएटेड एट विच नो स्टेट कैन चेंज। अभी क्या होता है पता है, जो भी टीचर्स तुम्हारे को पढ़ाते हैं स्कूल में या कॉलेजेस में, दे आर रेगुलेटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है ना।
बट अब यहां पर एक नया रूल क्या लेकर आए कि सारे टीचर्स का ट्रेनिंग सिस्टम गवर्नमेंट खुद क्रिएट करेगी, जो स्टेट वाइज चेंज नहीं होगा, क्योंकि जब कोर्सेज सब जगह ऑल ओवर इंडिया सेम है तो टीचर्स का ट्रेनिंग प्रोग्राम पूरा सेंट्रलाइज कर दिया जाएगा। एवरी स्टेट, मतलब अभी क्या होता है, किसी पर्सन को टीचर बनना है तो उसको बीएड कोर्स करना पड़ता था और वो स्टेट रेगुलेट करता था। बट अब जो आने वाला टाइम है उसमें सारा का सारा टीचर्स का ट्रेनिंग वुड बी डन एट सेंट्रल लेवल। स्टेट अपनी पॉलिसी बना के, अपने अलग पॉलिसी बना के स्टेट टीचर्स ट्रेनिंग वाले सिस्टम को चेंज नहीं कर सकता है, ठीक है ना। तो अब जो आगे का डिस्कशन है उसमें क्या पॉइंट है, अब नेक्स्ट पॉइंट देखना, सेम लेवल ऑफ एक्रेडिटेशन टू एनी कॉलेज बेस्ड ऑन इट्स रेटिंग, कॉलेजेस विल गेट राइट्स एंड फंड्स। अब ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बहुत सारे बच्चे ऐसा सोचते थे कि यार मेरे को दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, मेरे को अपने लोकल कॉलेजेस में एडमिशन नहीं लेना है। बट गवर्नमेंट ने क्या किया, दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो कॉलेजेस है उसकी रैंकिंग आपके जो भी सिटी में कॉलेज है उससे आप मैच कर सकते हो। वही एक्रेडिशन, जैसे मान लो डीयू के अंदर आपको बी ग्रेड का कॉलेज मिल रहा है और आपकी सिटी के अंदर भी बी ग्रेड का कॉलेज अवेलेबल है, तो वो बी ग्रेड का जो आपकी सिटी में और डीयू में जो बी ग्रेड है उन दोनों का सिलेबस सेम होगा और सब कुछ सेम सिस्टम पे चलेगा। तो सेम लेवल ऑफ एक्रेडिटेशन मतलब क्या होता है कि एवरी कॉलेज जो एक ग्रेड सिस्टम है, मतलब कॉलेजेस में क्या करा है, ग्रेड सिस्टम बना दिया। एक कॉलेज को मान लो A+ बोला, एक को A बोला, एक को B बोला, एक को C बोला। अब अगर मैं दिल्ली में जाकर के C कॉलेज में एडमिशन लेता हूं और अपने उदयपुर में भी C कॉलेज का एडमिशन लेता हूं, वो पूरा ट्रांसपेरेंसी आपको इंटरनेट पे अवेलेबल है कौन से कॉलेज का क्या क्या रेटिंग है। तो C कॉलेज व्हेन आई टेक एडमिशन इन दिल्ली और व्हेन आई टेक एडमिशन इन दिस सिटी, माय ओन सिटी, तो C कॉलेज को एक्रेडिटेशन सेम मिलने वाला है। और एवरी कॉलेज को टाइम टू टाइम, मतलब एवरी ईयर उसका असेसमेंट होगा और एवरी ईयर असेसमेंट करके उसके ऊपर उसको इंप्रूवमेंट टिप्स दिए जाएंगे कि आप अपने आप को इंप्रूव करो। अगर C है तो B पे आओ, B हो तो A पे आओ और A हो तो A+ पे आओ। और अगर कोई कॉलेज अपने आप को इंप्रूव नहीं करेगा तो उसके अंदर स्ट्रिक्ट सिस्टम है कि 15 इयर्स का टाइम दिया जाएगा और 15 इयर्स में ऑटोमेटिक उसका अफिलिएशन फेज आउट हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये भी एक वेलकम मूव है उन सारे स्टूडेंट्स के लिए जो इधर उधर माइग्रेट करते हैं पढ़ाई करने के लिए, तो वो चाहे तो अपनी सिटी के अंदर भी दे कैन गेट द बेस्ट क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। अगला, NETF, नेशनल एजुकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी फोरम, अब ऑनलाइन सिस्टम को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू सेट NETF, नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम, टू बी फॉर्म्ड फॉर प्रमोशन ऑफ यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। मतलब टेक्नोलॉजी का यूज को प्रमोट करने के लिए, लोग अवेयर हो टेक्नोलॉजी के लिए, इसलिए NETF को फॉर्म किया जा रहा है। एम टू अचीव 100% यूथ एंड एडल्ट लिटरेसी बाय 2030। तो ये मेरे डिस्कशन का आखिरी पॉइंट है, मतलब मेन टारगेट है कि पूरा इंडिया एजुकेटेड हो, एवरी पर्सन ऑफ द कंट्री इज एजुकेटेड, एवरी पर्सन कुछ सेल्फ एम्प्लॉयड बन सके, अपने लेवल पे काम कर सके। तो एम क्या है, एम टू अचीव 100% यूथ एंड एडल्ट लिटरेसी बाय 2030, मतलब 2030 तक पूरा का पूरा हमको 100% एजुकेशन चाहिए। और इसके लिए पता है गवर्नमेंट ने एक और इंपॉर्टेंट रिफॉर्म क्या किया है, अभी जीडीपी का 4.5% एक्सपेंडिचर इज टुवर्ड्स एजुकेशन। एट प्रेजेंट क्या है, जीडीपी का 4.5% ऑफ अमाउंट इज स्पेंड टुवर्ड्स एजुकेशन, जिसको बढ़ा करके गवर्नमेंट ने 6% कर दिया है। मतलब अब गवर्नमेंट 1.5% और ज्यादा खर्च करेगी एजुकेशन के लिए। एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि कैपिंग कर दी है फीसेस के ऊपर, जो आपसे प्राइवेट कॉलेजेस या प्राइवेट स्कूल मनमानी फीस वसूल करते हैं ना, उसको सबको कैपिंग कर दिया है, एक फिक्स्ड कैप है, उसके ऊपर कोई भी फी चार्ज नहीं कर सकता है, ठीक है ना। तो इट इज अ वेरी वेलकम मूव बाय द गवर्नमेंट, न्यू एजुकेशन पॉलिसी। और देखो अब इसके ऊपर डिटेल नोटिफिकेशन जब भी आएगा, आई विल बी देयर विद यू टू अगेन प्रेजेंट अ फ्रेश वीडियो फॉर यू। और डिटेल नोटिफिकेशन जैसे ही आएगा मैं आपको फटाफट बता दूंगा उसके अंदर क्या करना है। अभी क्या करना है, कुछ स्टूडेंट कंफ्यूज है अभी क्या करें, अब अभी आगे पढ़ें कि नहीं पढ़ें, तो अभी मेरा सजेशन है जैसे पढ़ाई चल रही अभी वैसे पढ़ते रहो, लेट द फाइनल नोटिफिकेशन कम, उसके बाद देखना कैसे हमको आगे अपनी पढ़ाई को प्रोसीड करना है, ठीक है। चलो तो स्टूडेंट्स, अगर आपको ये समझ में आया है एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। चलो, थैंक यू ऑल ऑफ यू विद अ बिग हार्ट एंड बिग थैंक यू फ्रॉम CA रोमेल जैन। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।